हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट का एक पार्ट करवा दिया है, तो काफी ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही थी वीडियो की, इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट में शिफ्ट कर दिया था क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी से लेके और जितना कुछ भी बचा है फॉर्म्स एंड मूवमेंट में, वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। A non-fiction account of a person life written by someone else is called। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको देखना है। एक तो ये हो गया अकाउंट ऑफ पर्सनल लाइफ, दूसरी चीज रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी पूरी लाइफ का इवेंट जो कुछ भी उसने किया है वो कोई और पर्सन लिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या ट्रैवलॉग? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हमारा बायोग्राफी में आ जाएगा, क्योंकि समवन एल्स है, किसी और ने लिखा है, इसलिए बायोग्राफी आएगा। मेमोयर किसी भी इंसिडेंट को लेना, कोई रियल इवेंट जो आपकी लाइफ में घटा है, तो वो एक पार्टिकुलर इवेंट के बारे में याद करके लिखना, जिसे हिंदी में संस्मरण बोलते हैं, उसे मेमोयर कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अगर वो पर्सन अपने पूरी लाइफ की डिटेल जितनी भी है वो खुद ही लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी में आ जाएगा। ट्रैवलॉग ये हो गया कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वहां पे आपके साथ क्या क्या हुआ, कोई इवेंट घटा, तो वो पूरा उस ट्रैवल कैसे गए, कहाँ पे रुके, ये सब कुछ लिखना ट्रैवलॉग में आ जाता है। क्लियर? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन फिक्शन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन देमसेल्व्स इज कॉल्ड ए एंड। तो यहाँ पे पूछा गया एक नॉन फिक्शन अकाउंट है, फिक्शन नहीं है, यानी कि रियल इवेंट पे है या रियल पर्सन के बारे में है, और वो पर्सन ने खुद लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोग्राफी, नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी या फिर क्रॉनिकल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब वो खुद से लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी में आ जाएगा। क्रॉनिकल क्या होता है? यानी कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यही क्रॉनिकल्स, जैसे किंग वगैरह हुए, तो वो पूरा, जैसे एलिजाबेथ आई, उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया, इस तरीके से वो क्रॉनिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज टिपिकली ट्रू रिगार्डिंग अ बायोग्राफी? बायोग्राफी के हिसाब से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? इट मस्ट ऑलवेज बी रिटेन इन द फर्स्ट पर्सन, आई यानी कि खुद लिखता है फर्स्ट पर्सन, या फिर यहाँ पे इट एम्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंटायर लाइफ यूजिंग एक्सटर्नल रिसर्च, इट फोकसेस ओनली ऑन सिंगल specific period of subject's life, या फिर it is an entirely fictional account based loosely on real events? तो फिक्शनल तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बायोग्राफी, सबसे पहली बात, ये नॉन फिक्शन होती है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। और इट फोकसेस ओनली ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइफ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटायर लाइफ के बारे में लिखा जाता है बायोग्राफी के अंदर। जो हमारा बी ऑप्शन है उसको यहाँ पे रखते हैं, इट मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि खुद से लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इट एम्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंटायर लाइफ यूजिंग एक्सटर्नल रिसर्च। इसके लिए जैसे कोई बायोग्राफिकल मूवी वगैरह बनती है, तो जो वो रियल पर्सन होता है उस मूवी जिस पे बेस्ड है, उससे जाके मिलते हैं और उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, बहुत सारे इंटरव्यूज, आर्टिकल्स, जो भी उसके बारे में सब कुछ पढ़ के एक्सटर्नल रिसर्च करके फिर लिखी जाती है, तो वो बायोग्राफी होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब मेमोयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डज अ मेमोयर टिपिकली डिफर फ्रॉम अ फुल ऑटोबायोग्राफी? एक फुल ऑटोबायोग्राफी से मेमोयर जो है किस तरीके से अलग है? A memoir is generally longer and more formal than an autobiography. A memoir uses fictional characters, while an autobiography uses real ones. A memoir focuses on specific themes, significant events, or a limited period aspect of the author's life rather than the entire life story chronologically. A memoir must include detailed historical facts, while an autobiography focuses only on emotions. बेसिकली किस तरीके से डिफरेंट है? तो यहाँ पे हमको मिल जाता है सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मेमोयर जो है वो फोकस करती है किसी स्पेसिफिक इवेंट पे और लिमिटेड पीरियड पे, जो कोई एक लिमिटेड इंसिडेंट होगा उसका पूरी लाइफ का, उस पे फोकस करती है।
और जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने बचपन से लेके बूढ़ा हुआ, पहले जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ, फिर उसके साथ क्या क्या चीजें हुई वो सब कुछ उसमें रहती है। और अगर और ऑप्शंस देखें तो ये सब इतना रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि मेमोयर यूजेस फिक्शनल कैरेक्टर, तो फिक्शनल नहीं होता है, नॉन फिक्शन है मेमोयर। और a memoir must include details historical facts, while इन historical facts का कोई लेना देना नहीं, उसमें पर्सन का क्या लाइफ इवेंट है उससे रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, which term best describe a piece of writing that is subjective, relies heavily on the author's memory and personal reflection and often reads more like a narrative story। तो बेसिकली एक इवेंट की कहानी होती है, उसी को या मतलब कहानी को एक नैरेटिव स्टोरी होती है, और पर्सनल रिफ्लेक्शन यानी उसका पर्सनल कोई इवेंट है, बहुत अच्छी मेमोरी है उसको, वही होता है। विच टर्म बेस्ट रहता है, इसको क्या कहते हैं, बायोग्राफी, साइंटिफिक रिपोर्ट, एल्मनॉक या फिर मेमोयर। तो सही आंसर हमारा मेमोयर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल राइटिंग से रिलेटेड। A genre of writing that describes journey to distant places, provide information and personal reflection about the location, culture and experience is। अब वो पूछा जा रहा है, एक राइटिंग का जॉनरा है जिसमें क्या होता है, जर्नीज को डिस्क्राइब किया जाता है, डिफरेंट तरीके के प्लेसेस को दिखाया जाता है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताया जाता है, और पर्सनल रिफ्लेक्शन यानी हमने वहां पे कैसे फील किया, वहां की लोकेशन कैसी है, कल्चर कैसा है, एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, ये सब कुछ बताया जाता है। उसको क्या कहते हैं, साइंस फिक्शन, ट्रैवल राइटिंग, बिल्डिंग्स या फिर सटारिकल एसे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रैवल राइटिंग। अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है कैरेक्टर की, कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, या फिर कमिंग ऑन ऑफ द एज ऐसे करके कुछ है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि शुरुआत में बहुत बिगड़ा, वो झगड़ालू टाइप का होता है, फिर लाइफ में कुछ उसके ऐसे मोड़ आता है, अंत में बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे एक ट्वेल्थ फेल जो फिल्म आप सबने देखी होगी, उसमें क्या होता है, पहले वो नकल करके पास करता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि ये चीज गलत है, वो बार बार फेल होता है, देन उसके बाद वो लगातार कोशिश करता रहता है, अंत में क्या बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। तो आईपीएस मनोज उनका नाम है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स यानी कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है प्रोटेगोनिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element is crucial to effective travel writing। ट्रैवल राइटिंग के लिए कौन सा एलिमेंट बहुत ही क्रूसियल है, purely objective factual tone like a guidebook, a fictional plot with imaginary location, a strong sense of author's personal choice, observation and perspectives, strict adherence to iambic pentameter। इसका तो कोई मतलब नहीं है, फिक्शनल प्लॉट नहीं होता क्योंकि ये नॉन फिक्शन है, प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ये, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, a strong sense of author's personal voice, observation and perspectives। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पहले तो बात तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए, द अकाउंट ऑफ नेल्सन मंडेला's लाइफ रिटन बाय मंडेला हिमसेल्फ, यू आर रीडिंग ए एन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आप लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं जो कि नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में है, तो उसको राइटिंग में क्या बोलेंगे, बायोग्राफी, ट्रैवल ऑफ, ऑटोबायोग्राफी या फिर एपिक पोएम। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Which of these forms relies most heavily on the extensive research, documentation, interviews, and historical facts gathered by a third party? कोई तीसरा पर्सन है जो आपके बारे में जानना चाहता है, तो वो बहुत तरीके के रिसर्च आपके बारे में देखेगा, क्या हुई हैं, आपने क्या इंटरव्यूज दिए हैं, आपका क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ जानकारी इकट्ठा करेगा, देन उसके बाद लिखेगा। तो ऐसी राइटिंग को क्या बोलेंगे, मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या फिर ट्रैवल राइटिंग। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, बायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन थ्रेड कनेक्टिंग बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोयर एंड ट्रैवल राइटिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सब किस में आते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर एंड ट्रैवल राइटिंग। दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्योरली फिक्शनल नैरेटिव, या फिर दे ऑल मस्ट बी रिटेन इन पोएटिक वर्स,
They are all forms of the non-fiction prose based on the real events and real people. Next, they all provide instruction on how to travel the world. तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो फिक्शनल नैरेटिव नहीं होते हैं, ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट है ये पोएटिक वर्ड्स जैसा कुछ भी नहीं, पोएट्री में ये नहीं लिखे जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स एंड रियल पीपल। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी ये हमारे तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, द बिल्डंग्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉवेल दैट फोकसेस ऑन। यहाँ पे पूछा गया है बिल्डंग्स एक नॉवेल है स्पेसिफिक टाइप की, वो किस पे फोकस करती है? अब मर्डर मिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन, द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड, या फिर अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर अ हिस्टोरिकल बैटल विद एक्यूरेट डिटेल्स। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एज यू नो, मैंने अभी पहले ही बताया आपको, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें एक तरीके का साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है। इतनी बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे क्वीन मूवी को आप ले लीजिए, जिसमें कंगना रनौत का साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है, जिस लड़के ने उसको रिजेक्ट किया था उसको वो खुद रिजेक्ट कर देता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हैं, तो आप देख सकते मूवीज से आप समझना चाहें तो बहुत अच्छा तरीका है ये समझने के लिए, जो लिटरेरी जॉनरा होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, which fictional form is intermediate in length between a short story and a novel, often focusing on a depth within a restricted scope rather than the breadth of a novel। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा जॉनरा होता है, फिक्शनल फॉर्म होता है, जो क्या होता है, नॉवेल से छोटा होता है एंड शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नोवेला, पैरेबल, माइक्रो फिक्शन या एपिक? सही आंसर हमारा नोवेला हो जाएगा। ये शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है और नॉवेल से छोटी होती है, तो इंटरमीडिएट लेंथ की होती है। पैराबल जो होता है ये बेसिकली जो मोरल स्टोरीज होती, बाइब्लिकल स्टोरीज होती हैं, जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स और रियल इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं, उसको कहते हैं। माइक्रो फिक्शन जो होता है ये मोस्टली जो मैक्सिमम जो इसकी लेंथ होती है वो 300 वर्ड्स होती है, उसमें लिखना होता है 100 से 300 वर्ड्स। और एपिक तो आप जानते हैं, जो हमारे महाभारत, रामायण और इंग्लिश में बहुत सारे एपिक हैं, पैराडाइज लॉस्ट वगैरह, ये सब एपिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या A brief fictional story usually featuring animals and speak and act like humans intended to convey a moral lesson is called a। बेसिकली यहाँ पे एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें एनिमल्स में कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए ह्यूमंस की, वो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस की तरह डिमांड कर रहे हैं, ह्यूमंस की तरह उनकी नीड्स हैं। तो बेसिकली वहां से एक मोरल लेसन जो है कन्वे किया जा रहा, उसको क्या बोलते हैं? पैरेबल, नॉवेल, फैबल या फिर नोवेला? सही आंसर हमारा फेबल हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नोवेला हमने बता ही दिया, नॉवेल क्या होता है, पैरेबल मैंने बता ही दिया, ये बाइब्लिकल स्टोरीज होती हैं, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्से से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एस्सेज जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। Which type of essay aims to convince the reader to accept a particular point of view or take a specific action, often using evidence and logical reasoning? अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा होता है जो कि एक एस्से लिख रहा है, उसमें कोई एक पॉइंट है उसका, जिसके लिए वो तरह तरह के एविडेंस, लॉजिक, रीजनिंग ये सब कुछ उसमें यूज कर रहा है, ताकि वो जो है आइडिया जो है लोग माने। तो वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एस्से है, नैरेटिव एस्से है, परसुएसिव या फिर आर्गुमेंटेटिव एस्से, या फिर एक्सपोजिटरी एस्से है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा परसुएसिव या फिर आर्गुमेंटेटिव एस्से। तो उस स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है या स्पेसिफिक कोई आपका टाइटल या सब्जेक्ट है, उस पे आप क्या देते हैं, अपने जो रीजनिंग अपनी लगाते हैं, अपने एविडेंस जो है यूज करते हैं, ताकि उस पार्टिकुलर चीज को आप जस्टिफाई कर सके और उसमें लोगों को ये बता सके कि हाँ उनका आर्ग्यूमेंट सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी डिस्क्रिप्टिव आपको पता ही है, डिस्क्रिप्टिव में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह का इसमें यूज किया जाता है, विजुअल इमेजरी ये सब कुछ उसमें यूज किया जाता है। नैरेटिव में कोई भी स्पेसिफिक स्टोरी आप उसमें बताते हैं, इवेंट बताते हैं। एक्सपोजिटरी जो ऐसे होता है, एम्स टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और
और अ डिजायरेबल टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है किसी एक टॉपिक के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अ स्टूडेंट राइटिंग अ पर्सनल स्टोरी अबाउट अ सिग्निफिकेंट चाइल्डहुड इवेंट वुड बी राइटिंग विच टाइप ऑफ एसे। एक स्टूडेंट है जो पर्सनल स्टोरी लिख रहा है, कोई चाइल्डहुड उसका इवेंट है, मेमोरी है उसके बारे में, उस एसे को क्या बोलेंगे? एक्सपोजिटरी या फिर नैरेटिव, एनालिटिकल या क्रिटिकल? तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे नैरेटिव ऐसे बोलेंगे। एनालिटिकल ऐसे जो होता है, इसमें बेसिकली एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, देन उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है किसी भी टॉपिक को, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके समझा जाता है। तो ये एनालिटिकल ऐसे हो गया। क्रिटिकल ऐसे में बेसिकली किस तरीके से क्रिटिसाइज करके और उसका जो क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब कुछ बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल ऐसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपोजिटरी, मैंने बता ही दिया। Which essay type has the primary purpose of providing factual information, explaining a subject clearly and using evidence without injecting the author's personal opinion? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक ऐसे है जिसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाए, साथ ही साथ यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए वो बहुत सारे एविडेंस वगैरह जो पहले रिसर्च वगैरह हो चुकी हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उनको यूज करेगा, लेकिन इसमें कोई ऑथर की अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी। ये एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव है, परसुएसिव एसे है, या फिर नैरेटिव है, या फिर एक्सपोजिटरी एसे है। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसको एक्सपोजिटरी या फिर इंफॉर्मेटिव एसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑथर यूजेस सेंसरी डिटेल्स, यानी कि हमारे सेंसर्स को फील हो, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, इन सबको यूज करता है टू क्रिएट अ विविड पिक्चर इन रीडर्स माइंड, हमारे माइंड में। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही है, झरने तेज तेज बह रहे हैं, हवा तेज तेज बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं। ये सब क्या है? एक तरीके से विविड पिक्चर हमारे माइंड में, रीडर के माइंड में डाली जाती है, जिससे वो फील करे, उसके सेंसेस फील कर सके, है ना। इस तरीके के ऐसे राइटिंग को क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे, कॉज एंड इफेक्ट एसे, या फिर एनालिटिकल एसे? सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, डिस्क्रिप्टिव एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हमने बता ही दिया कि आर्गुमेंट उसमें दिए जाते हैं अपने खुद के, और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कोई मेडिसिन आई तो उसके क्या कॉज होंगे, उसका इफेक्ट कैसे होगा, ये सब कुछ बताया जाता है उसमें। और एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी भी टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट है एन एसे दैट एनालाइज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू सब्जेक्ट इज नोन। किसी भी ऐसे के अंदर जब एनालाइज किया जाता है, किस बेसिस पे? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो उस ऐसे को क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऐसे, प्रोसेस एनालिसिस ऐसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, या फिर एक्सपोजिटरी ऐसे? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे विच टाइप ऑफ ऐसे एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड आउटकम्स। बेसिकली एक ऐसे होता है जिसमें किसी भी टॉपिक का क्या एक्शन एंड आउटकम, इन दोनों के बारे में रिलेशनशिप देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नैरेटिव ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, डिस्क्रिप्टिव या डेफिनेशन? तो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे में क्या देखा जाता है? बेसिकली अगर आप इस एक्शन को करेंगे तो इसका क्या आउटकम निकलेगा, इस ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ एन ऐसे आस्क यू टू ब्रेक डाउन a topic into its component part and examine how they relate to the whole, you are writing a and। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, आपको एक टॉपिक दिया गया है, उसको आपको ब्रेक करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, फिर उसको एग्जामिन करना है, और उसके बाद ये देखना है कि हाउ दे रिलेट टू द होल, किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्या लिख रहे हैं? एनालिटिकल इससे, पर्सनल इससे, परसुएसिव इससे, या फिर नैरेटिव एसे? तो हम लिख रहे हैं एनालिटिकल एसे। सेवेंथ का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसे टाइप ऑफन फाउंड इन न्यूज़पेपर एडिटोरियल और रिव्यूज वेयर द ऑथर स्टेट्स एन ओपिनियन बट आल्सो एक्नॉलेज अपोजिंग व्यू पॉइंट बिफोर रिफ्यूटिंग देम इज एंड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स जो होते हैं, रिव्यूज या फिर रिव्यूज जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑथर जो होता है
अपने ओपिनियन देता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्नॉलेज करता है उनका जो भी इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट दे चुके हैं। ऐसे ऐसे को क्या बोलेंगे? एक्सपोजिटरी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे, आर्गुमेंटेटिव या फिर परसुएसिव एसे या फिर नैरेटिव एसे। सही आंसर हमारा 8th का हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव एसे। यानी कि अपने पॉइंट ओपिनियन देने के साथ साथ वो एक्नॉलेज कर रहा है जो इस पॉइंट के स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में और लोग ओपिनियन दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पीस ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज दैट एक्सप्रेसेस द राइटर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्लोर्स अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑफन इनफॉर्मली इज। तो यहाँ पे इनफॉर्मल होता है, पहले तो ये पता चल गया। साथ ही साथ उसके पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेंगे उस हिस्से में। तो ये किस तरीके का ऐसे है? फॉर्मल रिपोर्ट या फिर सब्जेक्टिव समरी या पर्सनल ऐसे या बायोग्राफी? सही आंसर सी हो जाएगा हमारा, पर्सनल ऐसे। नेक्स्ट है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एसे एंड अ इनफॉर्मल एसे और पर्सनल एसे इज जनरली। तो पूछा गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसे में क्या डिफरेंस होता है मेन। द लेंथ फॉर्मल एसे आर ऑलवेज मच लॉन्गर। सेकेंड है द टोन एंड स्ट्रक्चर, फॉर्मल एसेज आर ऑब्जेक्टिव एंड structured rigidly while informal essays are subjective, conversational and flexible. Next is the topic, formal essay discuss science, informal essay discuss feeling, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर्मल एसेज आर यूज राइम, इनफॉर्मल एसेज डू नॉट राइम, वाइम का कोई मतलब नहीं है। और द लेंथ फॉर्मल एसेज आर ऑलवेज मच लॉन्गर, ऐसा कोई भी नहीं है। फॉर्मल एसेज जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात लिखते हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द टोन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देख सकते हैं, और इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखेंगे रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द रिनेसा इज बेस्ट डिफाइंड एज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मीनिंग रीबर्थ करेक्टराइज्ड बाय अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रिनेसा को हम बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो रीबर्थ है। तो इस तरीके से हमको बताना है किस तरीके वो जो रिन्यूड इंटरेस्ट, कौन सा नया इंटरेस्ट लोगों के अंदर आया था, फ्यूडल वॉरफेयर एंड क्रूसेड्स या फिर मिडिवल स्कॉलस्टिक फिलोसफी या क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कल्चर आर्ट एंड लर्निंग या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीनरी। सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जो है मैन्यूस्क्रिप्ट जो फॉल ऑफ बाइजेंटियम एम्पायर हुआ था या फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, वहां के जो स्कॉलर्स थे, रोम एंड ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट साथ लेके वहां से स्केप कर गए थे, वहां से भाग गए थे, और उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो पूरी दुनिया में फैलने लगी। तो पहले इंग्लैंड में फैली, तो उन्होंने वहां पे प्रिंटिंग प्रेस लगाई और वहां से वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ट्रांसलेट होके या फिर प्रिंट होके लोगों तक पहुंची, उन्होंने पढ़ा, इससे उनके अंदर क्या हुआ, इनसे वो सीखने लगे, इनकी आर्ट को इमिटेट करने लगे इस तरीके से। तो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कल्चर को और साथ ही साथ आर्ट एंड लर्निंग में बेसिकली एक इंटरेस्ट उनका आया था। ये प्रिंटिंग प्रेस अगर कंपनी थी तो 1440 में, इस चीज को याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर किसने बनाया था, तो गुटेनबर्ग ने इसको बनाया था। और सबसे पहले अगर बात करूं कि कहाँ पे आया था, तो इटली में रिनेसा सबसे पहले आया था। इस समय अगर पोएटिक फॉर्म कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, तो सोनेट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में यहाँ पे बाइबल का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The intellectual movement during the Renaissance that emphasized human potential, reason and classical education over purely religious dogma was called। तो यहाँ पे पहले क्या था, बेसिकली यहाँ पे पूरा कंट्रोल चर्च के पास था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ावा दिया, रीजन तर्क क्लासिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ऐसे मूवमेंट को जो रिनेसा के अंदर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, प्यूरिटनिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो सही आंसर बी हो जाएगा हमारा, ह्यूमनिज्म इसको बोलते हैं। और अगर बात करूं तो इंडस्ट्रियलिज्म तो रेस्टोरेशन के बाद आया था। प्यूरिटनिज्म जो आया था ये रेस्टोरेशन के अंदर आया था,
जिसमें ये प्रोटेस्टेंट जो थे वो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ थे। फिर ये आया था मूवमेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो है सबसे लास्ट मूवमेंट आया था, ये 18th और 19th सेंचुरी के आसपास। यहाँ पे क्या हुआ था, ये बेसिकली सर्च फॉर एग्जिस्टेंस कि हम क्यों हैं, मेरा क्या मतलब है, अपनी आइडेंटिटी की खोज में रहते थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which invention was crucial to the spread of both Renaissance humanist ideas and Protestant Reformation? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इन्वेंशन ऐसा हुआ था जिसने रिनेसा के ह्यूमनिस्ट आइडियाज को भी स्प्रेड किया, फैलाया, साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी लेके आया था। द टेलीस्कोप, द स्टीम इंजन, द प्रिंटिंग प्रेस या फिर द कंपास। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट देखेंगे, द रिफॉर्मेशन वाज अ मेजर रिलीजियस मूवमेंट दैट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ। रिफॉर्मेशन जो था वो रिलीजियस मूवमेंट था, उसने किसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च या फिर होली रोमन एम्पायर, रोमन कैथोलिक चर्च या फिर ओटमन एम्पायर। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे, रोमन कैथोलिक चर्च को इसने क्या किया था, चैलेंज किया था। Next question है, which figure is widely credited with initiating the Protestant Reformation when he posted his 95 thesis in Wittenberg, Germany? एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को इनिशिएट किया था, बढ़ावा दिया था, और उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे किसके अगेंस्ट में, रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। चर्च में जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा था। जो कि विटनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करते हैं, वो कौन थे? हेनरी एट या फिर जॉन कार्लिन या फिर इरेस्मस या मार्टिन लूथर। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट देखेंगे, इन इंग्लैंड द रिफॉर्मेशन टू का पॉलिटिकल टर्न व्हेन किंग हेनरी एट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द न्यू चर्च ऑफ इंग्लैंड एंग्लिकन चर्च प्राइमरली बिकॉज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो रिफॉर्मेशन था में उसमें एक पॉलिटिकल टर्न आया था, यानी कि अब उसमें जो नेता लोग थे या फिर वहां पे जो शासन करते थे वो इन्वॉल्व हो गए थे। किंग हेनरी जो एट थे उन्होंने अपने आप को हेड ऑफ न्यू चर्च, यानी इंग्लैंड में एक चर्च बनाया था जिसका नाम था एंग्लिकन चर्च, और उसका हेड अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। ये किस कारण हुआ था? ही एग्रीड विथ मार्टिन लूथर्स थियोलॉजी, या फिर द पोप रिफ्यूज टू ग्रांट हिम अ डिवोर्स फॉर हिज मैरिज, he wanted to invade France with papal support, the English people demanded a purely Calvinist church। तो सही आंसर हमारा, आपको पता है, चल गया होगा अगर जिसने भी रिफॉर्मेशन को पढ़ा होगा, तो हेनरी एट ने क्यों किया था, क्योंकि उनको अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए था, और जो क्रिश्चियनिटी है वो इस चीज को अलाउ नहीं कर रही थी, तो उन्होंने अपना एक नया चर्च बनाया और उसमें अपने आप को हेड डिक्लेयर कर दिया। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। The Pope refused to grant him a divorce for his marriage। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंटर रिफॉर्मेशन और कैथोलिक रिफॉर्मेशन वाज द रोमन कैथोलिक चर्च रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट चैलेंज। Which group was founded to spread Catholic education and stop the spread of Protestantism? तो बेसिकली क्या हुआ था, अब रोमन कैथोलिक चर्च का पतन होने लगा था, है ना, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो उसने क्या किया कि अपने में कुछ सुधार करने के लिए, कि हाँ सुधार के लिए एग्रीज हो गया था कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हम लग्जरी जो लाइफ जी रहे हैं वो नहीं जिएंगे, हम एजुकेट होंगे, ये सब चीजें वो लेके आया था। तो इसी को कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन। तो ये जो ग्रुप बना था जो प्रोटेस्टेंट्स को चैलेंज करने के लिए, तो उस ग्रुप का बेसिकली वो विच ग्रुप वाज फाउंडेड, कौन सा ग्रुप फाउंड किया गया था, कौन सा ग्रुप बनाया गया था जो प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट चैलेंज कर रहा था? द डोमिनी द डोमिनिस द डोमिनिकन्स या फिर द नाइट्स टेम्पलर, द जेस्यूट्स या फिर सोसाइटी ऑफ जीसस, द फ्रांसियंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द जेस्यूट्स या फिर सोसाइटी ऑफ जीसस। इसके अगर फाउंडर की बात करूं तो इग्नेशियस, लिख दूं मैं यहाँ पे, इग्नेशियस ऑफ लोयोला, ऑफ लोयोला। और इनके साथ 6 कंपेनियंस थे, कंपेनियंस थे जिन्होंने ये बनाया था, क्योंकि इनको अप्रूवल मिल गया था जो पोप पॉल थर्ड हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which major Renaissance artist is famous for painting the Sistine Chapel and chapel ceiling and the sculpting
डेविड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिनेसा के एक आर्टिस्ट है जिनके एक फेमस कुछ पेंटिंग्स है, द सिस्टीन चैपल सीलिंग या और एक स्कल्पटिंग डेविड। ये दोनों पेंटिंग्स किसकी हैं? लियोनार्डो दा विंसी की, राफेल की, या फिर डोनाटेलो या फिर माइकल एंजेलो। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची की अगर बात करूं तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है वो है मोनालिसा। और एक और इनका है पेंटिंग द लास्ट सपर। एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आपको याद होना चाहिए द लास्ट सपर। ओके। और राफेल की मैडोनास एंड फ्रेस्कोस ऐसे कुछ है, मैडोनास एंड फ्रेस्कोस, ये इनकी पेंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नियो क्लासिकल क्लासिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये जो भी मूवमेंट हमारे सिलेबस के अंदर है उन्हीं से रिलेटेड है, सो डोंट वरी, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है, आप रिवीजन कर सकते हैं इन एमसीक्यूज के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यू क्लासिकम फ्लोरिस्ट मेनली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड एम्फसाइज्ड व्हिच वैल्यूज फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो न्यू क्लासिकल मूवमेंट था तो वो मेनली जो है 18th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ था। ये बेसिकली कौन सी वैल्यूज पर एम्फसाइज कर रहे थे, ग्रीक और रोमन्स की कौन सी वैल्यूज पे एम्फसाइज कर रहे थे? ओरिजिनलिटी, इमोशन एंड वाइल्ड नेचर, रीजन, ऑर्डर, बैलेंस एंड अदरेंस टू रूल्स, मिस्टिसिज्म टू सुपरनैचुरल, द सुपरनैचुरल एंड इंडिविजुअलिज्म, या फिर मिडिवल chivalry एंड रोमांस। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीजन, ऑर्डर एंड बैलेंस की एज थी न्यू क्लासिकल, इसे इंटेलेक्चुअल एज भी बोलते हैं और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी इसको बोलते हैं। इसी के अंदर आता है, अगर आपसे मैं बात करूं कि न्यू क्लासिकल जो एज है ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे रेस्टोरेशन एज, इसी के अंदर आएगी। और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर ऑगस्टन एज। और थर्ड हमारी हो जाएगी एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन हमारी आ जाएगी 1750 से लेके ये हमारा 1798, और इसके बाद ही हमारा रेनेसा पीरियड आ जाएगा 1798 में। और ऑगस्टन जो एज पीरियड है वो 1700 से लेके 1750 तक रहेगा, जिसे हम एज ऑफ रीजन या फिर एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। और रेस्टोरेशन जो है ये 1660 से लेके 1700 तक रहेगा। तो इस टाइम पीरियड को, इस टाइम लाइन को आपको याद कर रखना है क्योंकि ये नियो क्लासिकल एज के अंदर आए थे, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज में रेस्टोरेशन 1660 से लेकर 1700 तक, इसको जॉन ड्राइडन की एरा भी बोला जाता है। ऑगस्टन एज जो है 1700 से लेके 1750 तक, जिसको एज ऑफ रीजन या फिर एज ऑफ पोप बोला जाता है। देन उसके बाद एज ऑफ जॉनसन आएगा, वो 1750 से लेके 1798, जिसे सैमुअल जॉनसन की एरा भी बोली जाती है। ओके, इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। The neoclassical period in English literature is often referred to which alternative name reflecting the prominence of reason and scientific observation। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको न्यू क्लासिकल का अनदर नेम क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या है? द रोमांटिक एरा, द विक्टोरियन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ इनलाइटनमेंट और रीजन। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट और रीजन। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी की अगर बात करूं तो ये 1745 से लेके 1785 के बीच आई थी। 1745 से लेके 1785 तक आई थी। और ये इसके अंदर एक सब पीरियड है, इसको पार्टिकुलर आप न्यू क्लासिकल एज नहीं बोल सकते। अगर न्यू क्लासिकल एज का आपसे अल्टरनेटिव नेम पूछा जाए तो द एज ऑफ इनलाइटमेंट या फिर द एज ऑफ रीजन बोला जाता है। विक्टोरियन एरा की बात करूं तो ये जो टाइम पीरियड इसका था 1837, क्वीन विक्टोरिया की जो रेन थी उससे रिलेटेड है। 1901 तक ये लास्ट किया था। उसके बाद द रोमांटिक एरा लिरिकल बैलाड से स्टार्ट होता है 1798 से लेके 1837 अप्रोक्स ऐसा ही कुछ था, वहां तक ये रहा था। ओके, इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
which author is considered a defining figure of neoclassical satire and a master of heroic couplet known for works like The Rape of the Lock? एक जो है न्यू क्लासिकल एरा के राइटर हैं जिन्हें मतलब बेसिकली वो सटायर के लिए अपने जाने जाते हैं, उनको हेरोइक कपलेट में मास्टरी है और उनका एक फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉग। तो ये राइटर कौन है? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, अलेक्जेंडर पोप या फिर जॉन मिल्टन? सही आंसर आप सभी को पता है, थर्ड का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू क्लासिकल राइटर generally believe that literature should not only entertain but also। न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे उनका ये कहना था कि लिटरेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ हमें इंटरटेन करे, हमें कुछ और भी देना दे। लिटरेचर ऐसा होना चाहिए, वो क्या दे? तो इंस्ट्रक्ट और मोरली एजुकेट द रीडर, डिडैक्टिक पर्पस, या फिर बी हैवीली बेस्ड ऑन मैजिकल realism, evoke intense raw emotional responses, focus purely on the beauty of nature। ब्यूटी ऑफ नेचर की जहां भी बात हो, रोमांटिज्म को रिलेट कर लेना उससे। अब यहाँ पे सही बात हमारा जो रियल हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इंस्ट्रक्ट और मोरली एजुकेट द रीडर, डिडैक्टिक पर्पस, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कभी डिडैक्टिक प्रोज कहाँ पे लिखी जाती है तो न्यू क्लासिकल एज से आप उसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ much neoclassical poetry as seen in Alexander Pope, John Dryden's work is the use of। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है जो एक तरीके से न्यू क्लासिकल जो बहुत भयंकर वाला टाइम पीरियड पे एक उफान पे था वो पीरियड, उस टाइम की पोएट्री में जो मेन चीज है वो हमको क्या देखने को मिलती है? बेसिकली आप अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडेंस के वर्क्स देख सकते हैं, उसमें फ्री वर्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा, ब्लैंक वर्स या हेरोइक कपलेट्स। सही आंसर हमारा फिफ्थ का हो जाएगा डी, यहाँ पे हेरोइक कपलेट्स। हेरोइक कपलेट में क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेरोइक कपलेट। बेसिकली यहाँ पे दोनों राइम वाली लाइन होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। ब्लैंक वर्स की बात करूं तो इसमें मीटर तो होता है बट राइमिंग स्कीम नहीं होती है। मीटर एग्जिस्ट बट राइमिंग स्कीम, राइम नो, तो राइम नो। ओके, स्पेंसेरियन स्टैंजा ये 9 लाइन पे होता है, और यहाँ पे आपको इसकी राइमिंग स्कीम भी लिख दूं क्या? चलो लिख देती हूँ, ए बी, ए बी, और यहाँ पे बी सी, बी सी, और लास्ट में एक और लाइन होगी सी। ये 9th लाइन अलेक्जेंड्राइन फॉर्म में होती है। और ब्लैंक वर्स हो ही गया, फ्री वर्स नो मीटर नो राइम स्कीम, मीटर और राइम स्कीम दोनों नहीं होते, मीटर एंड राइम दोनों ही नहीं होते हैं। ओके, तो क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, मेटाफिजिकल पोएट्स से रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स was famously coined by which prominent 18th century literary figure। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा जो मेटाफिजिकल टर्म पोएट्स टर्म है ये किसने क्वाइन किया था, जो कि 18th सेंचुरी के एक फेमस लिटरेरी फिगर है? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या फिर सैमुअल जॉनसन या विलियम हैजलिट? सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सैमुअल जॉनसन। अब सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी के थे, इनका एक फेमस वर्क था, उस वर्क को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा रहा ये भी स्पेसिफिक वर्क पूछ लिया जाए तो नहीं पता होगा तो उसको भी लिख लीजिए, लिव्स ऑफ द मोस्ट, लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। अब कहाँ के? 1779 से लेके 1779 से लेके 81 तक के जो पोएट हैं उनके बारे में। ये 1779 से 81 के बीच में ये पब्लिश हुई थी, सॉरी ये पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे डिस्क्राइब 17th सेंचुरी के पोएट्स के लिए, लिस्ट ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स डिस्क्राइब इन 17th सेंचुरी, ये इनके बुक का टाइटल था। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मॉरवेल, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द मेटाफिजिकल पोएट्स आर नोन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स extended metaphor that yokes together this similar ideas surprisingly and intellectually, this device is called।
बेसिकली यही पूछा जा रहा है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं वो एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? सिमिली, पैथेटिक फैलेसी, या फिर सिनीडोक, या फिर यहाँ पे कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मेटाफिजिकल कंसीट। पैथेटिक फैलेसी ये होता है कि यहाँ पे पैथेटिक मतलब तो हो गया इमोशन, फैलेसी मतलब फॉल्स आइडिया, जैसे कि डांसिंग फ्लावर्स, वीपिंग रेन, सन स्माइल। जैसे कि जब पोएट यूज करता है, जैसे कि वीपिंग रेन उसने कहा, जैसे कि अ, जो बरसात है वो रो रही है, तो राइटर्स के इमोशंस को फील हो, लेकिन ये क्या है, एक रॉन्ग आइडिया है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। सिमिली आपको पता ही है, लाइक और एज का यूज किया जाता है। साइनोडॉक में क्या होता है, किसी एक पार्ट्स को लेके पूरा होल दिखाया जाता है। साइन पार्ट ऑफ द समथिंग रिप्रेजेंट द होल, जैसे कि कार के लिए हम व्हील्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poet is considered the leader and the most prominent figure among the metaphysical poets known for the poem The Flea and the Valediction of Forbidding Morning? ये जो पोएम थी, इनके लिए कौन जाना जाता है? और बेसिकली एक तरीके से ये मेटाफिजिकल पोएट्स के प्रोमिनेंट फिगर हैं। तो एंड्रयू मॉरवेल, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, रिचार्ड क्रासो। सही आंसर हो जाएगा जॉन डन। तो यहाँ पे क्या होता है, द फ्ली में ये एक कीड़ा होता है जो उसके बिलवेड का खून चूस रहा होता है, पहले उसका चूसता है, इस तरीके से वो अपना जो उनका सेक्सुअल डिजायर का वो जो बात थी उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये हाँ सही है, तुम नहीं चाहती, लेकिन इसका खून मेरा खून लेके तुम्हारी बॉडी में चला गया, तो खून तो वैसे भी मिल गया, ऐसा करके जस्टिफिकेशन देते हैं। और वेलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में कंपास के जो तीर होते हैं, उससे ये कंपेयर करते हैं अपने प्यार को कि हम अलग होके भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल्स फेमस पोएम कंटेनिंग द लाइन हैड वी बट वर्ड इनफ एंड टाइम डीलिंग विद कार्प डीम सेज द डे इज टाइटल। सेज द डे मतलब कि आप प्रेजेंट में जियो, आज का जो दिन है उसको एंजॉय करो। ओके, तो ये जो लाइन है ये इनके किस पोएम में आई है? द अल्टर में, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस में, या फिर यहाँ पर ईस्टर विंग्स, या फिर द फ्ली में। तो यहाँ पे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस एंड्रयू मॉर्वेल की पोएम है, इसमें ये लाइन आई है। और अगर हम बात करें द आल्टर और ईस्टर विंग्स की, द आल्टर और ईस्टर विंग्स, ये दोनों पोएम जो हैं ये जॉर्ज हर्बर्ट की हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, ये जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम्स हैं। द फ्ली जॉन डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमांटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन अब आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट इमर्जिंग इन द 18th century was primarily a reaction against the industrial revolution and the emphasis on rigid rules and reason of which previous era। तो ये किसका था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट जो ये मूवमेंट था, और इससे पहले जो एक एरा आई थी, बेसिकली प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द एम्फेसिस ऑन रिजिड एंड रीजन ऑफ द विच, एक तरीके से जो कठोर नियम थे राइटिंग लिखने के, ये सब चीजें जो किस एज में थी, प्रीवियस एरा में थी, उसके अगेंस्ट भी ये एक मूवमेंट था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द मिडिवल पीरियड, द रेनेसा, द न्यू क्लासिकल पीरियड, या फिर द मॉडर्निस्ट एरा। सही आंसर हो जाएगा द न्यू क्लासिकल मूवमेंट। बेसिकली इसमें रीजन, ऑर्डर, ये सब बैलेंस, ये सब कुछ ये बात करते थे, तो इसको ये जो रिजिड आइडियाज थे इसको रिजेक्ट करता है रोमांटिज्म। नेक्स्ट है, which core romantic value emphasize spontaneous feeling, intuition and the importance of the individual's unique experience। तो कोर आइडिया है वो जो रोमांटिक पीरियड का, जो कि एम्फेसाइज करता है कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखें, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचें, जो सडन आपके थॉट्स आए हैं उनके बारे में लिखें, और एक इंडिविजुअल की क्या एक्सपीरियंस होता है स्पेसिफिक इवेंट में, वो कैसा फील करता है, ये सब चीजें लिखने के लिए वो तरीके से इनकरेज करते थे। तो वो क्या है? रेशनलिज्म, सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिज्म, या फिर ऑब्जेक्टिविटी अदरेंस टू क्लासिकल अथॉरिटी। सेकंड का हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, सब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअलिज्म।
नेक्स्ट है द पब्लिकेशन ऑफ विच वर्क इन 1798 इज ऑफन कंसिडर्ड द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। सबको पता है 1798 एक यूनिवर्सल डेट है जो रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग डेट मानी जाती है। कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? पैराडाइज लॉस्ट, द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलाड, प्राइड एंड प्रेजुडिस। सही आंसर हो जाएगा लिरिकल बैलाड 1798, को ऑथर्ड विद एस.टी. कॉलेरिज। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एस.टी. कॉलेरिज की 4 पोएम्स जो हैं उनके नाम। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Which poet defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings? ये definition है जो किसने दिया था ये आपको बताना है। Recollected in tranquility in the preface to lyrical ballad. जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पर्सी बाइसी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर डी हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, a central theme in romanticism is the veneration of nature as a source of spiritual truth, solace and inspiration. This is known as, इसको क्या बोलते हैं? अर्बन रिलेशंस, अर्बन रियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म, नेचर वर्शिप, सोशल कमेंट्री, डिडक्टिज्म। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नेचर वर्शिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोमांटिक पोएट रोट ओड टू द वेस्ट विंड एंड चैंपियन द रोल ऑफ द पोएट एज अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली उसको बोला गया है ऐसा। ये जो बेसिकली आपको यही ये बताना है रोमांटिक पोएट है जिन्होंने लिखा ओड टू द वेस्ट विंड, किसने लिखा है? पर्सी बाइसी शैली, विलियम ब्लेक, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, या फिर जॉन डन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्सी बाइसी शैली ने इसको लिखा है। 5 सेक्शंस हैं इसमें, 5 कैंटोस बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। ओके, ईच सेक्शन में आपको 9 लाइंस मिलेंगी और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 14 लाइंस आपको मिलेंगी जो कि तर्जा रीमा फॉर्म में होंगी, तर्जा रीमा फॉर्म में होंगी। और यहाँ पे 3 जो इंटरलॉकिंग होंगे, इस टर्सेट जिनको बोलते हैं, जिसे 3 इंटरलॉकिंग टर्सेट होंगे, इन्हीं को मिला के तर्जा रीमा बनता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, द फिगर ऑफ a Byronic hero, brooding, melancholic, rebellious and isolated, was a popular creation of which romantic poet? Byronic hero होता क्या है? तो Byronic hero में जो होता है, हीरो जो होता है उसमें ट्रेडिशनल जो एक नोबल क्वालिटीज होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, बहुत आइसोलेटेड होता है और दुखी अकेला टाइप का होता है, उसको बायरॉनिक हीरो बोलते हैं हम। ट्रेडिशनल जो हीरो की क्वालिटी होती है वो उसके अंदर नहीं होता है। और सही आंसर क्या होगा? ये जो बायरॉनिक हीरो टर्म है ये कौन लेके आया था? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, या रॉबर्ट साउदी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट है रोमांटिज्म रिव्यूड इंटरेस्ट इन मेडिवल बैलाड्स, फोकलोर एंड सुपरनैचुरल। Which poem by Coleridge best exemplify the interest in gothic and mysterious? ओके, तो यहाँ पे कॉलेरिज की एक पोएम है जो कि गोथिक एंड मिस्टीरियस से भरी हुई है। उस पोएम का आपको नाम बताना है। लाइंस कंपोज ऑन अ फ्यू मील्स अबाउट टिंटन एबी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ओड ऑन अ ग्रेसियन इन। जॉन कीट्स, कुबला खान, एस.टी. कॉलेरिज की है सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये जो पोएम है वो लॉर्ड बायरन की पोएम है। तो इस तरीके से सही आंसर हमारा कुबला खान हो जाएगा। ये एक तरीके से विजन इन अ ड्रीम, वो बेसिकली सो रहे थे तब ये सपना देखा था। विजन इन अ ड्रीम, ड्रीमी पोएम भी इसको बोल सकते हैं। तो वो जब सो रहे थे तो सपना देखा था और फिर उठे थे और वो लिखने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे, विच कॉन्सेप्ट फेमसली एक्सप्लोर्ड बाय एडमंड बर्क एंड अदर्स ड्यूरिंग दिस एरा? इट डिस्क्राइब अ पावरफुल एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस, वास्टनेस और टेरर दैट इंस्पायर्स ईव। एक फेमस कॉन्सेप्ट था जो एडमंड बर्क ने कुछ लोगों के मदद से मिलके बनाया था। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? द पिक्चरेस्क्यू, या फिर विट, द सबलाइन, या डेकोरम। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे द स्लाइम। ये स्लाइम जो है इसी रोमांटिज्म के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या होता है, एस्थेटिक जो क्वालिटीज होती हैं, यानी कि जो वास्तविक सुंदरता होती, नेचुरल जो क्वालिटीज होती हैं उनको प्रेस किया जाता है। तो सबलाइम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है को लेके आए थे यही एडमंड बर्क, एडमंड बर्क। ओके,
तो इनका कहना यह था कि ब्यूटी इज एसोसिएटेड विद प्लेजर, हार्मनी एंड स्मॉलनेस। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच जॉन कीट्स पोएम। जॉन कीट्स की पोएम की ये लाइन है, आपको उस पोएम का नाम बताना है। टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल, एंडीमियन, या फिर ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये कंक्लूडिंग लाइन है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की। बेसिकली लाइन पूरी ये है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन द अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सुंदर है, और जो सुंदर है वही सच है, यही सारी चीजें वो बताते हैं। टू ऑटम में आपको ये लाइन मिलेगी, सीजन ऑफ मिस्ट, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि बिगिनिंग की स्टार्ट होती है इससे। और ओड टू नाइट एंगल में आपको जो लाइन मिलेगी, दाउ वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, ये लाइन मिलेगी। इंडिमियन में आपको लाइन मिलेगी, ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इंडिमियन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट है प्री राफेलाइट मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाज अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ आर्टिस्ट एंड पोएट्स फाउंड इन 1848 एंड द गोल ऑफ रिफॉर्मिंग आर्ट एंड इमिटेटिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्री राफेलाइट जो एक सेक्रेट सोसाइटी थी जहाँ पे आर्टिस्ट एंड पोएट्स इकट्ठा होते थे, डिस्कशन करते थे आर्ट के बारे में, और वो क्या बेसिकली वो किस चीज को इमिटेट करना चाहते थे, हिस्टोरिकल पीरियड से कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड की चीज को इमिटेट करना चाहते थे। हाई रेनेसा मास्टर लाइक राफेल, द न्यू क्लासिकल मूवमेंट, इटालियन आर्ट बिफोर द टाइम ऑफ राफेल एंड द हाई रेनेसा, एंशियंट ग्रीक स्कल्पचर। तो सही आंसर सी हो जाएगा, इन इटालियन आर्ट बिफोर द टाइम ऑफ राफेल, राफेल के टाइम से पहले का इटालियन आर्ट, एंड द हाई रेनेसा, जो हाई रेनेसा आया था उसको ये एक तरीके से इमिटेट करना चाहते थे। तो हम देख लेते हैं प्री राफेलाइट से रिलेटेड कुछ चीजें। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे। ओके, विच आर्टिस्ट वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पीआरवी। यहाँ पे जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है उसके फाउंडिंग मेंबर है, एंड इज फेमस फॉर द बॉस हिज पेंटिंग ओफिलिया एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट्स लिटरेरी एस्पेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है ये पीआरवी के, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के, और इनकी एक फेमस पेंटिंग है ओफिलिया, जो कि हैमलेट में आपको मिलेगी ओफिलिया, उसका इन्होंने पेंटिंग बनाया था, और साथ ही इन्होंने लिटरेरी एस्पेक्ट्स में भी इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो ये कौन थे, विलियम हॉलमैन, हॉलमैन हंट, या फिर जॉन एवरेट मिलेस, या फिर दांते गैब्रियल रोसेटी, या एडवर्ड बर्न जोन्स। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे विलियम हॉलमैन हंट, जिन्होंने ओफिलिया की पेंटिंग बनाई थी। और अगर मैं बात करूं, ये कब, जो ये प्री राफेलाइट जो ग्रुप बना था, ये बेसिकली पेंटर पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स का था, जो कि 1848 में बना था, 1848 में बना था। इसके जो मेंबर्स थे, तो उसमें मेंबर्स से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेंबर जो आपको मिलेगा वो विलियम हॉलमैन हंट, हम शॉर्ट में लिखेंगे हॉलमैन, हॉलमैन हंट, ये फर्स्ट मेंबर हो गए। सेकंड मेंबर आपको जॉन एवरेट मिलेस, जॉन एवरेट मिलेस मिलेगा। नेक्स्ट जो मेंबर है वो दांते गैब्रियल रोसेटी, दांते गैब्रियल रोसेटी। और उसके बाद जो फोर्थ मेंबर है वो है विलियम माइकल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी। उसके बाद जो मेंबर है जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेप्सन, फ्रेडरिक
जॉर्ज स्टेप्सन, और उसके बाद थॉमस वूलनर, थॉमस वूलनर, ये मिलेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये हमारे मेजर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। In their subject matter, the PRB often drew inspiration from mythology, the Bible, Shakespeare, and significantly which Italian medieval poet. तो जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के जो मेंबर्स थे, वो बेसिकली जो अपना वर्क लिखते थे, सब्जेक्ट मैटर जो उठाते थे, कंटेंट जो उठाते थे, वो मिथोलॉजी से, बाइबल से, शेक्सपियर से, और स्पेशली कोई एक इटालियन मिडिवल पोएट थे, उनसे लेते थे। उन इटालियन मिडिवल पोएट का आपको नाम बताना है। पेट्रार्क, दांते एलिगरी, पेकेसियो या फिर वर्जिल। सही आंसर हमारा थर्ड का हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दांते एलिगरी। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, सेकंड का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ओफेलिया की पेंटिंग जिसने बनाया था, पीआरबी का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था, वो था यहाँ पे जॉन एवरेट मिलेस। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which pre-Raphaelite poet and artist wrote the poem द ब्लेस्ड डेमोजेल? द ब्लेस्ड डेमोजेल, ये जो पोएम है लिखा था। विच डिपिक्ट्स अ सोल वेटिंग इन हेवन फॉर हर अर्थली लवर। तो यहाँ पे एक प्री रेफिलाइट पोएट थे, आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक पोएम लिखी थी द ब्लेस्ड डेमोजेल, जिसमें क्या होती है, जो एक सोल होती है, वो हेवन के गेट पे अपने बेसिकली जो अर्थली लवर यानी कि उसका जो धरती पे प्यार है, उसके लिए रो रही है, बिलख रही है। वो पोएम किसने लिखी थी? ये पोएम किसने लिखी थी? द ब्लेस्ड डेमोजेल। क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम मॉरिस, दाते गैब्रियल रोसेटी या फिर एल्गरसन चार्ल्स स्विनबर्न। सही आंसर फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा, दाते गैब्रियल रोसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना रोसेटी, अ प्रोमिनेंट पोएट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, इज बेस्ट नोन फॉर व्हिच फेमस वर्क दैट यूजेस एक्सटेंसिव एलेगरी एंड रिच इमेजरी? क्रिस्टीना रोसेटी का एक वर्क है जिसमें आपको एक्सटेंसिव एलेगरी और रिच इमेजरी का यूज होता हुआ मिलेगा, और इस मेंबर्स इस बेसिकली पीआरबी से एसोसिएटेड हैं। तो वो वर्क का नाम आपको बताना, द डिफेंस ऑफ ग्विनवर, द लेडी ऑफ शलॉट, अरोरा ले या फिर गॉबलिन मार्केट। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, गॉबलिन मार्केट। जिसने भी डी प्लस पी की प्रिपरेशन किया होगा, वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लिए होंगे। मॉडर्निज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। द मॉडर्निज्म लिटरेरी मूवमेंट पीक्ड बिटवीन रफली 1914 से लेकर 1945 के बीच में था। तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि मॉडर्निज्म जो है वो 1940 से लेके 1945 के बीच में आया था, अराइजिंग प्राइमरली एज अ रिस्पॉन्स टू द डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब आया था, उसी के रिस्पॉन्स में ये आया था। तो द अमेरिकन सिविल वॉर के रिस्पॉन्स में आया था, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या रोमांटिक मूवमेंट, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो मैंने पहले ही बता दिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के उसमें आया था। द अमेरिकन सिविल वॉर की बात करूं तो 1861 से लेके ये 61 से लेके 65 तक रहा, और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी सिविल वॉर था, तो गृह युद्ध हो रहा था। रोमांटिक मूवमेंट यहाँ आपको पता ही चल गया, 1798 में आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेस्टोरेशन के बाद आया था। ओके, which poet is central figure of literary modernism, known for the fragmented style, use of allusion, and the seminal poem The Wasteland? The Wasteland के राइटर आपको बताना, विलियम बटलर ईस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. इलियट, डायलन थॉमस। तो टी.एस. इलियट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। टी.एस. इलियट की पोएम बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 1922 में ये पोएम लिखी गई थी, साथ ही साथ इसमें 433 लाइन्स हैं, 433 लाइन्स हैं, और ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की लिखी गई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई थी। इसमें 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे। पहला सेक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको इरेज करने के बाद। सो पहला जो यहाँ पे सेक्शन आपको मिलेगा वो है द बरियल ऑफ द डेड, द बरियल ऑफ द डेड। नेक्स्ट जो सेक्शन मिलेगा वो है अ गेम ऑफ चेस, अ गेम ऑफ चेस।
थर्ड जो सेक्शन आपको मिलेगा द फायर सरमन, द फायर सरमन। फोर्थ जो सेक्शन आपको मिलेगा वो है डेथ ऑफ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर। के बाद जो आपको फिफ्थ सेक्शन मिलेगा वो है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड। और इसमें आपको लास्ट में लाइन मिलेगी शांति ही शांति ही शांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑथर फेमसली यूटिलाइज्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक थ्रू आउट हर नॉवेल्स मिसेस डैलोवे टू द लाइट हाउस। ये दोनों नॉवेल्स किसकी हैं आपको पता होना चाहिए, और उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। एडिथ वॉर्टन, वर्जीनिया वुल्फ, जर्ट्रूड सेन या फिर अगाथा क्रिस्टी। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट देखेंगे द मॉडर्निस्ट वर्क यूलाइसिस बाय जेम्स जॉयस। तो यहाँ पे एक यूलाइसिस पोएम भी है, लेकिन यहाँ पे यूलाइसिस जो नॉवेल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। द मॉडर्निस्ट वर्क यूलाइसिस बाय जेम्स जॉयस इज फेमस फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रोज एंड फॉर स्ट्रक्चरिंग अ सिंगल डे इवेंट इन द डबलिन अराउंड विच क्लासिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो क्लास यूलाइसिस वर्क है जेम्स जॉयस का, वो किस क्लासिकल टेक्स्ट पे बेस्ड है, जो कि एक सिंगल डे इवेंट पे बेसिकली स्ट्रक्चर है। द इलियाड, ब्यूवुल्फ, द ओडिसी या फिर द एनीड। सही आंसर जो हमारा फोर्थ का हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिसी, द ओडिसी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका एक कैरेक्टर है लियो, लियोपार्ड ब्लूम। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लियोपार्ड ब्लूम नाम का जो कैरेक्टर है वो ओडिसियस बना है, ये पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे यूलाइसिस पोएम है जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में लिख देती हूँ। यूलाइसिस जो पोएम है वो एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इसके उसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है 1830 में। पब्लिश कब हुआ था? 1842 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Many modernist poets largely abandoned which poetic form in favor of free verse and experimental structure। तो बहुत सारे मॉडर्निस्ट जो पोएट्स थे उन्होंने किसी एक पोएटिक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो फ्री फ्री वर्स में लिखना चाहते थे, अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो वो कौन सी फॉर्म थी? हाइकू, सोनेट, ब्लैंक वर्स या ओट्स। सही आंसर हमारा सोनेट्स हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्रेशनिज्म से रिलेटेड, इम्प्रेशनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है इम्प्रेशनिज्म इज प्राइमरली एन आर्ट मूवमेंट बट इट्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू द लिटरेरी टेक्निक्स। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरली तो एक आर्ट मूवमेंट है लेकिन ये आगे चल के एक लिटरेरी टेक्निक बन के तौर पे ये एक्सटेंड हो जाता है। देखिए कैसे। The Impressionist movement originated in which country during 1860s and 70s? 1860s एंड 70s के टाइम पीरियड में ये मूवमेंट कहाँ ओरिजिन हुआ था? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, फ्रांस में। इनका जो फोकस होता था वो मेनली ये था कि कैप्चरिंग इमीडिएट इम्प्रेशन ऑफ अ मूवमेंट। कोई एक चीज हमने लिखा तो उस पे हमारे रीडर का जो है क्या एक्सप्रेशन रहता है, क्या इम्प्रेशन आता है उस चीज पे, तो वो इनके लिए ज्यादा मैटर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इम्प्रेशनिस्ट पेंटर वर प्राइमरली इंटरेस्ट इन कैप्चरिंग द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ। तो इम्प्रेशनिस्ट के जो पेंटर्स थे मूवमेंट के, वो किस प्राइमरली जिनका जो मेन रीजन था किसी चीज को कैप्चर करने के लिए, तो क्या इमीडिएट इफेक्ट वो कैप्चर करना चाहते थे? इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ, किस तरीके के इफेक्ट को वो कैप्चर करना चाहते थे? हिस्टोरिकल बैटल्स एंड पॉलिटिकल इवेंट, रिलीजियस आइकोनोग्राफी एंड मोरल लेसन, लाइट एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स या फिर फोटो रियलिस्टिक डिटेल्स एंड क्लियर लाइन्स। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइट एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स। क्लॉड मोनेट, a leading figure of Impressionism, famously painted multiple views of same subject like haystacks or water lilies.
टू डिमॉन्स्ट्रेट। क्लॉड मोनेट जो है ये इम्प्रेशनिज्म से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बेसिकली बहुत तरीके की व्यूज जो है वो पेंट किए हैं एक ही सब्जेक्ट पे, बहुत तरीके की व्यूज ये पेंट कर चुके हैं। फेमसली पेंटेड मल्टीपल व्यूज ऑफ द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से दिखाने में कामयाब हुए हैं। तो वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं इनसे? द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंजिंग लाइट कंडीशन, द लैक ऑफ आर्टिस्टिक स्किल इन प्रीवियस जनरेशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन पेरिस, द सुपेरियरिटी ऑफ ऑयल पेंट्स ओवर वाटर कलर। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंजिंग लाइट कंडीशन। नेक्स्ट देखेंगे, which term describe the literary technique influenced by the art movement that focuses on capturing the immediate subjective impressions or sensory data of movement rather than objective reality? क्या रियलिटी उससे कोई मतलब नहीं, इनका मतलब बस यही है कि सेंसरी डेटा क्या निकल के आता है, सडन क्या इंप्रेशन आता है, तो वो इससे इनको इससे ये मतलब था। तो नेचुरलिज्म, सरियलिज्म, लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है ये टीएस इलियट ने दिया था, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which author is often associated with literary impressionism due to his focus on character perception and nuanced point of view? तो बेसिकली ये लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म से रिलेटेड ऑथर हैं। इनका जो फोकस होता था बेसिकली कैरेक्टर के परसेप्शन से होता था, और नोटेबली इन वर्क लाइक द टर्न ऑफ द स्क्रू। ये टर्न ऑफ द स्क्रू जो वर्क है ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का, हेनरी जेम्स का, लियो टॉलस्टॉय का या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है? तो सही आंसर फिफ्थ का हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेनरी जेम्स का है। हेलो, हेलो, इज इट सो यहाँ पे हमारा जितना भी फॉर्म्स एंड मूवमेंट था वो कंप्लीट होता है। अब बचा है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी वन का वीडियो हो चुका है। मैं नहीं चाहती लेंथ बहुत ज्यादा हो, इस वजह से हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको जितने भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने इतना ज्यादा सपोर्ट हम मुझे कर रहे हैं, सारे वीडियोस में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है। आपका जो भी फीडबैक है वो मैं जरूर कंसिडर करने की कोशिश करती हूँ। हर क्वेश्चन पे मेरा रिव्यू रहता है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैं इंक्लूड करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।